राम राम भाइयों, मैं कपिल फिर से आज आपके साथ आ गया हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम अपने इस YouTube चैनल पर अच्छी अच्छी कहानी लेकर के आते हैं। तो जो लास्ट वाली जो कहानी थी, जिंदगी एक पहेली, खासकर लेडीज़ों को बहुत पसंद आई और बहुत ही अच्छा लगा कि इतनी लेडीज़ों के मैसेजेस आए कि बहुत प्यारी स्टोरी है, सुनकर बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारे सामने एक फिल्म चल रही हो। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। सभी ने बहुत अच्छे से स्टोरी को पूरा सुना और आज हम फिर से एक स्टोरी, एक कहानी लेकर आए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी इस कहानी को पूरा सुने, लास्ट तक सुने, आंखें बंद कर ले और कानों में लीड लगाकर आप कोई भी काम करें, करते रहें, बट कहानी सुनने में बहुत आपको आनंद आएगा। आई एम 100% श्योर। तो आज चलिए बिना वक्त गवाए आज की जो कहानी है हम उसे स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है वो एक परिवार को लेकर है, जो कि एक बहुत ही गरीब परिवार होता है, जिसमें 2 बच्चे और उनके पेरेंट्स होते हैं। परिवार इतना गरीब होता है कि वो भट्टों पर ईंट पाथा करते थे। और जो महिला थी वो इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी उसे देखे तो दंग रह जाए। अब हर कोई वहाँ से निकलता था और देखता था कि इतनी खूबसूरत महिला, इतनी सुंदर, इतनी सुशील सजी हुई और ईंट पाथ रही है। पहले तो सबको यकीन ही नहीं आता था, बट था तो था। अब जो भट्टे का मालिक था, उसके 8-10 भट्टे थे और वो उस महिला पर बहुत रीझता था। उसको कहीं ना कहीं अपनी पत्नी बनाना चाहता था, मगर महिला वो पतिव्रता थी। अपने पति के लिए, भले ही उसका पति बहुत बीमार था, जो सालों से बिस्तर पर पड़ा हुआ था, मगर वो आज भी अपने पति को बहुत प्यार करती थी और अपने बच्चों को भी। उसके बच्चे का नाम शिवा था, जो कि 8 साल का था, और बेटे का नाम जानी, जो 6 साल। ये छोटा सा परिवार था, मगर वो लेडी बहुत मेहनत करती। पूरा दिन वो ईंट पाथा करती थी अपने परिवार को पालने के लिए, अपने परिवार को एक अच्छी तो नहीं कह सकते, मगर अपनी तरफ से अच्छी ज़िंदगी, अपनी तरफ से कोशिश की गई हुई अच्छी ज़िंदगी देने की वो कोशिश करती थी। अब एक दिन जो भट्टे का मालिक था वो उसके पास आकर खड़ा हो गया और उसने बोला कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे पति और तुम्हारे बच्चों को ठिकाने लगा दूंगा। ये तुम्हारा बीमार पति तुम्हारी ज़िंदगी पर बोझ बन गया है। तुम्हारे लिए तो लाखों मिल जाएंगे, क्या तुम इसे छोड़ नहीं सकती? मेरे पास 12 भट्टे, बैंक बैलेंस, करोड़ों की गाड़ियां, सब कुछ है। आ जाओ मेरे साथ और मेरी दुल्हन बन जाओ। ऐसा सुनकर दीक्षा भड़क गई और कहा कि आज के बाद मेरे सामने कभी इस तरह की गंदी हरकत मत करना। ये मत समझना कि मैं एक मजबूर और बेसहारा औरत हूँ, मगर मैं खाना कमाना भी जानती हूँ और मैं अपने कर्तव्य को निभाना भी जानती हूँ। आज के बाद ऐसी भूल कभी मत करना और चले जाओ यहाँ से। अब भट्टे का मालिक, जाहिर सी बात है, उसी के वहाँ पे वो लेडी काम करती थी, मगर वहाँ से चला। पूरी रात भट्टे का मालिक यही सोचता रहा कि क्या करूँ, दीक्षा को कैसे मनाऊँ शादी के लिए। मगर दीक्षा है कि मानती ही नहीं थी, और माने भी क्यों? उसका पति है, उसके 2 फूल से बच्चे हैं प्यारे प्यारे, आखिर वो ऐसा कैसे कर सकती थी? और एक पतिव्रता जो नारी होती है, एक सच्ची जो नारी होती है, वो कभी भी किसी के प्रभाव में नहीं आती, चाहे कितना भी कोई खूबसूरत हो, कितना भी कोई बैंक बैलेंस वाला हो, या कितना भी रिच हो। अब सारी रात वो यही सोचता रहा कि कैसे भी करके दीक्षा मुझसे शादी के लिए मान जाए। नेक्स्ट, दीक्षा फिर से अपने पति की देखभाल करके काम पे निकल जाती है और चिलचिलाती हुई धूप में हाथ में फावला और मिट्टी खोद रही। पूरा बदन पसीने में पानी हो रहा था, उसके कपड़े पसीने से चिपक चुके। पीछे से भट्टे का मालिक विशाल वहीं आकर खड़ा हो जाता है। पहले उसको निहारते रहता है। दीक्षा उसे देख लेती है, मगर इग्नोर करके अपना काम करना शुरू कर देती है। वो 2 बार दीक्षा को पुकारता, मगर दीक्षा ने उसकी तरफ नहीं देखा। वो अपना काम करती रही, मगर उसको भी कहाँ चैन था। ऐसा लगता था कि जैसे दीक्षा के प्यार में वो बहुत पागल हो गया है। अब दीक्षा के पास पहुंच गया, दीक्षा से कहने लगा कि चाहे जो मर्जी ले लो,
मेरे पास इतना कुछ है, मैं सब कुछ तुम पे कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ, मगर अपना हाथ मुझे दे दो। अब दीक्षा पसीने में बिल्कुल तर हो चुकी थी। चिलचिलाती धूप और फिर से वही इरिटेटिंग वाला क्वेश्चन। अब दीक्षा अपना आपा खो बैठी थी और हाथ जोड़ के कहती है कि प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, चले जाओ। मगर विशाल नहीं जाता। वो कहता है नहीं, मैं आज मैं इस बात का रिजल्ट लेकर ही रहूँगा कि आखिर क्यों, क्या कमी है, क्या नहीं है मेरे पास। उसने कहा कि शर्म नहीं आती, जो मेरे पास है वो तुम्हारे पास कभी हो ही नहीं सकता। मेरा पति है, मेरे बच्चे हैं। विशाल कहता है वो तो मेरे भी हैं, मेरी भी पत्नी है, मेरे भी बच्चे हैं, मगर मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ तुम्हारे लिए। दीक्षा आपा खो बैठती है और जोर से चिल्ला उठती है और कहती है तुम समझते क्या हो अपने आप को। अब चिल्लाने के बाद आसपास काफी लेबर थी जो काम कर रही थी। धीरे धीरे सब वहीं पर आकर खड़े हो गए और कहने लगे कि क्या बात है दीक्षा, सर पर क्यों चिल्ला रही है। विशाल कहता है इसका दिमाग खराब हो गया है, ये चाहती है कि मैं इससे शादी कर लूं। अब विशाल अपनी लेबर के सामने अपने करतूत जाहिर नहीं कर सकता, इसलिए उसी पर उल्टा आरोप लगा दिया और कहा कि ये मेरे से बोलती है कि मैं इससे शादी कर लूं। अब ऐसा सुनकर सारी जो लेबर थी वो दीक्षा को गालियां देने लगी और कहने लगी कि तुझे शर्म नहीं आती, तेरा पति है, तेरे 2 फूल से बच्चे हैं और उसके बाद तू सर से शादी करना चाहती है। और जबकि तू जानती है तुझे अपने परिवार और अपने बच्चे की तो तुझे फिक्र है नहीं, मगर सर के तो बच्चे हैं। शर्म कर, नानत है ऐसी औरत पर। अब दीक्षा, उसकी आंखों से आंसू टपक उठे। आंखों पर हाथ रख के रोते रोते धीरे धीरे नीचे बैठ जाती। कुछ लोग उसे गंदी गंदी गालियां देने लगे और कुछ लोगों ने कहा कि यहां से इसे भगा दो, इसे उठाकर फेंक दो यहां से, ऐसी औरत हमें नहीं चाहिए। यहां पर काम करने वाले बहुत मिल जाएंगे, सर इसे लात मारकर यहां से भगा दो। अब विशाल कहता है कि नहीं नहीं, कोई बात नहीं, शायद इससे गलती हो गई है, समझ जाएगी, इसे काम करने दो, इसका पति बीमार है, इसे पैसों की सख्त जरूरत है। मगर ये समझती नहीं। अब लेबर है तो जाहिर सी बात है सारा अपने बॉस को ही सपोर्ट करेगी। सबने मान लिया कि कहीं ना कहीं दीक्षा ने ऐसा किया ही होगा, तभी सर ऐसा कह रहे हैं। मगर वहां पे कुछ लोग ऐसे भी थे जो दीक्षा को भली भांति जानते थे, उसके नेचर को समझते थे, उसको जानते थे कि वो उसका व्यवहार कैसा है, उसकी सोच कैसी है, मगर वो लोग कुछ बोले नहीं, चुप रहे। आखिर बॉस तो बॉस होता है। अब दीक्षा खड़ी होती है और अपने घर जाती है, अपने रिक्शे पर सारा सामान लादती है, अपने घर का जितना छोटा मोटा सामान था सारा रिक्शे पर रखती है और अपने पति को किसी के सहारे से रिक्शे पर बैठाती है, कंधे के सहारे। उसका पति चल नहीं सकता था। दोनों बच्चे और छोटा सा तंबू, ये सब सामान रिक्शे में भर के दीक्षा चलने लगती है। कुछ लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, कहते हैं दीक्षा यहाँ दूर दूर तक ना कोई गांव है ना कोई शहर है और रात होने वाली है, तू क्या कर रही है? एक महिला के लिए ये ठीक नहीं है दीक्षा, समझने की कोशिश कर। मगर दीक्षा अब इतनी टूट चुकी थी, इतनी परेशान हो चुकी थी कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने कहा जो हो सो हो, अब मुझे यहाँ एक पल भी नहीं रहना। कुछ लोग थे जो दीक्षा के करीबी थे,
उन्होंने भी दीक्षा को समझाने की कोशिश की। कहा आगे जंगल है और रात होने वाली है और भयानक भयानक जानवर हैं आगे। दीक्षा समझदारी से काम ले, अपने लिए ना सोच रही तो अपने बच्चों के बारे में तो सोच। इतनी दूर तू कैसे जाएगी? दीक्षा ने किसी की एक ना सुनी और अपना रिक्शा लेकर वहां से निकल गई। थोड़ी दूर चलने के बाद रिक्शे में सामान काफी था और दोनों बच्चे और उसका पति भी था। अब रिक्शा चलाते चलाते दीक्षा थक चुकी थी और धीरे धीरे दिन ढल चुका था, रात हो चुकी थी। अब जंगल से गुजरना था। जंगल के इस ओर से जोर जोर से गिद्धों के रोने और चीखने की आवाजें आने लगी थी और दूसरी तरफ कुत्तों के भौंकने की आवाज आने लगी थी। सुनसान जंगल में ये आवाजें इतनी खतरनाक लग रही थी कि कोई भी कांप उठे। अब एक महिला जिसका बीमार पति जो चल भी नहीं सकता और छोटे दो बच्चे, ऊपर से सामान का भरा हुआ रिक्शा, अब वो क्या कर सकती थी? धीरे धीरे कोशिश करके जंगल को पार करने की कोशिश कर रही थी। दूर दूर तक ना कोई उजाला था और ना कोई इंसान नजर आ रहा था। जैसे जैसे नजदीक जा रही थी ऐसे ऐसे जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाजें जंगल से आ रही थी। सभी की आंखों में एक अजीब सा डर था। दोनों बच्चे डर से रोने लगे। दीक्षा का पति कहता है कि दीक्षा तू मुझे यहीं उतार दे, रिक्शा तू चला नहीं पा रही है, मेरा जो होगा सो होगा, मगर बच्चों को लेकर ये जंगल पार कर दे वरना यहाँ के जानवर हम सबको खत्म कर देंगे। क्या करूं, जिंदगी ऐसी हो गई है कि मर भी नहीं सकता और जी भी नहीं सकता। मुझे मर जाने दे दीक्षा। अब ये सुनकर उनकी बेटी अपने पापा के गले से लग जाती है और कहती है नहीं पापा, पापा ऐसा मत बोलो, आप ऐसा मत कहो, हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं और हम अब खाना भी नहीं मांगेंगे, जो पैसा होगा हम उससे आपका इलाज करा देंगे पापा, मगर आप ऐसा मत सोचो कि हम आपको मर जाने दें। ऐसा कह के वो रोने लगी। अब दीक्षा की आंखों में आंसू भर चुके थे। वो अंदर ही अंदर सुबक सुबक कर रो रही थी, मगर अब आवाजें और हुकियां बाहर निकलने लगी। थक चुकी थी। आगे जैसे देखती है तो एक जानवर सड़क पर खड़ा मिलता है। जानवर को देख वो सब घबरा जाते हैं और दीक्षा का पति कहता है कि दीक्षा मुझे यहीं उतार दे और तू बच्चों को लेकर चली जा यहाँ से। तभी पीछे से एक गाड़ी आती है। गाड़ी की लाइट है, रात का समय था तो गाड़ी की लाइट दूर से ही दिख जाती है। भारी भरकम जानवर सामने रिक्शे के खड़ा था, मगर गाड़ी की स्पीड बहुत तेज थी। जैसे गाड़ी थोड़ा नजदीक आई तो जानवर सड़क से हट गया। अब दीक्षा को थोड़ी हिम्मत बंधी। उसको पता था कि पीछे से गाड़ी आ रही है, तो उसने थोड़ा जोर से पेंडुलम मारना स्टार्ट किया। कोशिश की कि जल्दी से इस उजाले के सहारे मैं जंगल को पार कर दूं, मगर गाड़ी तो 2 मिनट में उन्हें क्रॉस कर सकती थी। अब गाड़ी चलाने वाले अंकल देखते हैं कि 2 बच्चे और एक बीमार व्यक्ति है और एक महिला रिक्शे को चला रही है इस बीरबान जंगल में, जहां इतने जानवर है, इन्हें कोई भी खा सकता है। इन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल रखी है। गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति थोड़ा भला किस्म का था। उसने कहा, अरे बच्चों सुनो। दीक्षा ने सोचा न जाने कौन व्यक्ति है और रात में मैं कैसे इसकी बात सुनूं। उसने कहा, अरे बेटे क्या कर रहे हो, सुनो।
दीक्षा ने जब बेटा सुना तो उसे थोड़ी हिम्मत बंधी। अंकल गाड़ी रोकते हैं और कहते हैं कि इतनी रात में इतनी इस जंगल में तुम रिक्शे से जा रही हो, जबकि यहाँ गाड़ी से भी डर लगता है। बीरबान जंगल और इतने जानवर हैं यहाँ, तुम्हें पता नहीं? और जंगल इतना लंबा है कि इसे पार कर ही नहीं पाओगे, उससे पहले तुम्हें कोई जानवर खत्म कर देगा। बेटा तुम सब मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। दीक्षा कहती है नहीं मैं बैठ नहीं सकती, मेरा सामान है। गाड़ी वाले अंकल कहते हैं तो ठीक है, इन बच्चे और अपने पति को इसमें शिफ्ट करा दे और तुम रिक्शे से आ जाओ। उन्होंने कहा ठीक है। उसके पति और बच्चे को गाड़ी में बैठा देते हैं और दीक्षा रिक्शा लेकर चल देती है। कुछ दूर तक कुछ जानवर, कुछ जंगली जानवर, कुछ जंगली सुअर, कुछ भेड़िए उसके साथ साथ चलते हैं, मगर पीछे गाड़ी थी और तेज उजाला था, इसलिए जानवर थोड़े डरे हुए थे। धीरे धीरे चलते चलते थोड़ी सुबह हो गई थी। अब जानवर वापस जा चुके थे। कुछ दूर चलने के बाद एक छोटा सा कस्बा आता है जिसमें चुनिंदा लोग रहा करते थे। वहीं पे दीक्षा गाड़ी रुकाकर अपना सामान उतार लेती है। अंकल कहते हैं कि बेटा अगर इतनी मजबूरी है तुम्हारे परिवार में तो आप लोग हमारे घर चलो, मगर दीक्षा मना कर देती है क्योंकि दीक्षा किसी पे बोझ बनना नहीं चाहती थी। वो सेल्फ रेस्पेक्ट करके चलना चाहती थी। वो जो करना चाहती थी वो अपने बलबूते पे करना चाहती थी, वो हिम्मत नहीं हारना चाहती थी। यही कारण था कि वो किसी से सहायता नहीं लेती थी। अब वहां उतरकर दीक्षा अपना तंबू गाड़ लेती है और बच्चे और पति को शिफ्ट कर देते हैं। देखते हैं तो खाने के लिए घर में कुछ नहीं होता। अब सब परेशान थे, इतनी दूर चल के आए थे और भूखे थे और थके हुए थे, मगर खाने को कुछ नहीं था, इसलिए सब भूखे ही सो गए। सुबह उठते हैं तो वहां पे एक दूध की डेयरी थी। दीक्षा वहां जाती है और कहती है कि भाई साहब क्या कोई काम मिलेगा? तो सेठ कहता है कि नहीं यहाँ पे कोई काम नहीं है, यहाँ कोई काम नहीं है, यहाँ काम है तो मर्दों के लिए है। दीक्षा कहती है कि भाई साहब कोई भी काम हो तो आप मुझे बता दीजिए, मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। सेठ कहता है कि नहीं, जो काम है वो तुम नहीं कर सकती, उस काम को करने में मर्दों के भी पसीने छूट जाते हैं। अब दीक्षा को तो अपने आप पर पूरा भरोसा था, वो कहती है मैं कर लूंगी। सेठ जी कहते हैं कि मेहनत का काम आप कर सकती हो, मगर जो मेहनत का काम है वो थोड़ा कठिन है, क्योंकि रिक्शे में दूध की कैन भर के यहां से पहाड़ी के उस पार हर रोज छोड़ना होता है, और पहाड़ी पूरी रेतीली है जिसमें रिक्शा भर जाता है तो चलाना बहुत मुश्किल होता है, और रात हो जाती है, दिन भी ढल जाता है, इसलिए महिला ये नहीं कर सकती। तो उसका बच्चा कहता है कि अंकल ये मैं करूंगा। अब अंकल उस लड़के को देख के थोड़ा मुस्कुराते हैं, कहते हैं बेटा बड़े बड़े के पसीने छूट जाते हैं, तू ये कैसे करेगा? वो कहता है नहीं अंकल, हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, मेरे पापा बीमार हैं, आप यकीन कीजिए, आपको काम ही तो कराना है, बड़ा करे या छोटा उससे मतलब नहीं है, मगर जो भी काम करेंगे हम पूरे ईमानदारी से करेंगे। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, हमें काम दे दीजिए। सेठ सोचता है कि ठीक है, अगर इन्हें भरोसा है, अपने ऊपर विश्वास है, तो हम काम दे देते हैं। अब छोटा बच्चा हर रोज उस रेतीली पहाड़ी से रिक्शे को खींच कर पहाड़ी के उस पार ले जाता और दूध की कैने वहां उतार कर वहां से लकड़ी के गिट्टे भर के लेके आता। एक बड़े आदमी के लिए एक चक्कर लाना बहुत कठिन हुआ करता था, मगर वो छोटा बच्चा अपने घर की स्थिति देखकर, अपने घर की इज्जत और अपनी माँ का हौसला देखकर दिन के 2-2 चक्कर लगाता था।
सेठ ये देखकर हैरान था कि जवान से जवान लड़के के पसीने छूट जाते हैं, मगर ये बच्चा एक नहीं दो दो चक्कर दिन में लगाता है। वाह क्या बात है। उसकी तारीफों के पुल सेठ बांधने लगा और बच्चा रोज की कमाई अपने घर अपनी मम्मी के हाथ में देता। अब मम्मी भी कुछ काम ढूंढना चाहती थी, मगर अपनी मम्मी से कहता कि मम्मी तुम्हें कमाने की जरूरत नहीं है, मैं अभी 2 चक्कर लाता हूं और मैं कोशिश कर रहा हूं कि 3 चक्कर लेके आएंगे। उससे हमारे पापा का इलाज बहुत जल्दी हो जाएगा। अब परिवार में थोड़ी सी रौनक आ चुकी। अब शाम को उसका बेटा रिक्शा लेके जाता है, पहाड़ी पर चढ़ता है तो पहाड़ी पे बहुत भयानक वाला तूफान आ जाता है। तूफान इतना भयानक था कि तूफान कोई और ही मोड़ ले चुका। सारी मिट्टी सब कुछ गोल गोल घूम के इतनी तेज हवाएं चल रही थी कि रिक्शे को पकड़ के बच्चा कोशिश कर रहा था कि कैसे भी ये तूफान को मैं पार कर लूं, मगर तूफान सारी मिट्टी उसके ऊपर और इतनी तेज हवाएं कि उसने रिक्शा पकड़ तो रखा है वजन वाला, मगर वो उड़ रहा है और धीरे धीरे करके उसके हाथ भी छूट रहे हैं। अब पहाड़ी से आवाज लगाता है, मम्मी बचाओ। अब मम्मी को आवाज तो आती है, मगर उसे लगा कि शायद ऐसे ही कुछ आवाज थी। तूफान कुछ घंटों के बाद शांत हो जाता है। सारी रात बच्चा वहां नहीं आया घर, और माँ बाप और उसकी छोटी बहन सारी रात उसका इंतजार करते रहे। सुबह दीक्षा सेठ के पास गई और बोली, सेठ जी मेरा बच्चा रात नहीं आया, घबराई हुई थी। सेठ जी कहते हैं कि घबराने की कोई बात नहीं है, अगर कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो उस पार हमारे आदमी है, वहां रुक गया होगा, थोड़ी बहुत देर में आ जाएगा। ये सुनकर दीक्षा अपने घर गई और बच्चे के लिए खाने का बंदोबस्त करने लगी। कुछ घंटों बाद जब उसका बच्चा नहीं आया तो वो फिर से सेठ जी के पास गई और कहा, सेठ जी मेरा बच्चा अभी तक नहीं आया। सेठ जी ये सुनकर परेशान हो गए कि जो बच्चा 2-2, 3-3 चक्कर लगा देता था वो कल से अभी तक घर नहीं पहुंचा। और सुना है कि रास्ते में रात एक तूफान भी आया था। सेठ जी फोन लगाते हैं उस पार, और उस पार से जो खबर उन्हें मिलती है, सेठ जी दंग रह जाते हैं। अब दीक्षा सेठ जी को कहती है कि सेठ जी बताओ क्या हुआ मेरे बच्चे को, मेरा बच्चा ठीक तो है ना। अब सेठ जी कुछ नहीं बोल रहे हैं क्योंकि सेठ जी भी उनके घर की मजबूरियां समझते थे। सेठ जी समझते थे कि उनकी घर की कंडीशन क्या है और ऊपर से एक मां के लिए उसका बच्चा क्या मायने रखता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। सेठ जी के ना बोलने पर दीक्षा रोने लगी और कहती है, सेठ जी आप बोलते क्यों नहीं हो, मेरा बच्चा आखिर है कहां। सेठ जी चुप हो जाते हैं और कहते हैं कि कल यहां से तुम्हारा बच्चा जब जा रहा था, पहाड़ी पर पहुंचने ही वाला था, मगर एक भयंकर तूफान आ गया रास्ते में, मगर ना जाने वो कहां होगा, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। ये सुनकर दीक्षा
प्रतीक्षा बहुत जोर से चीखती है, कहती है हे भगवान, और घुटनों के बल नीचे बैठ जाती है और पहाड़ी की तरफ भागने लगी। परेशान हो चुकी थी, पागल हो चुकी थी, न सुध थी कपड़ों की, न पैरों में स्लीप चप्पल, कुछ नहीं पता, बस पागलों की तरह अपने बच्चे के लिए भाग रही थी। और एक माँ के लिए उसका बच्चा क्या होता है वो सब समझते हैं, और जो आगे होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है। आगे की स्टोरी हम यहीं से शुरू करेंगे नेक्स्ट डे। तो तब तक इंतज़ार कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदार सभी को भेजें, क्योंकि आगे और भी इंटरेस्टिंग ये स्टोरी है। तब तक के लिए बाय बाय।